मैं अंजू शुक्ला गुरु नानक पब्लिक स्कूल रजौरी गार्डन में हिंदी विभाग की अध्यक्ष अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, सीबीएसई ने 2021 और 22 के सत्र को दो भागों में विभाजित किया है, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म का पेपर 50 मार्क्स का रहेगा और सेकेंड टर्म का पेपर भी आपका 50 मार्क्स का रहेगा। अब हम आज बात करेंगे फर्स्ट टर्म के सैम्पल पेपर की, जो कि सीबीएसई ने रिलीज किया है। ये फर्स्ट टर्म का पेपर जो आपका विकल्पों पे आधारित रहेगा, ऑनलाइन पेपर की अभी तक जो डिसाइड हुआ है ऑनलाइन है, ये 40 मार्क्स का रहेगा और 10 मार्क्स का इसमें इंटरनल असेसमेंट रहेगा, जिसमें कि आपके विद्यालय की अध्यापिकाएं ही आपके लिए ASL के माध्यम से मार्क्स निर्धारित करेंगी। ये प्रतिदर्शन प्रश्न पत्र 40 नंबर का जो है, इसके लिए 90 मिनट निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर रहेगा और टोटल आपको 55 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से कि आपने 40 प्रश्न करने हैं। पूरे प्रश्न पत्र को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है, अ खंड, ब खंड और स खंड। आपका अ खंड, इसमें आपके अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश की बात की गई है। अपठित गद्यांश में आपके पास चॉइस रहेगी, 2 दिए जाएंगे अपठित गद्यांश। प्रत्येक अपठित गद्यांश में 10 प्रश्न रहेंगे विकल्प के साथ और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प रहेंगे। कुल मिलाकर अपठित गद्यांश में आपके पास 10 प्रश्न करने होंगे। अब आप लोग इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि अपठित गद्यांश में से जो आप चुनेंगे उसी के सारे विकल्प आपने करने हैं, उन्हीं पर आप मार्क करेंगे। ऐसा आप नहीं करेंगे कि पहला वाला अपठित गद्यांश आप चुन लें, उसमें से आप कुछ प्रश्न कर लें, फिर दूसरा अपठित गद्यांश चुन लें, उसमें से कुछ प्रश्न कर लें। ऐसा ध्यान से मत करिएगा। आप लोगों ने 10 प्रश्न ही करने हैं इसमें से। और अगला अपठित गद्यांश के बाद आपका रहेगा अपठित काव्यांश अ खंड में। उसमें भी आपके पास 2 विकल्प रहेंगे, 2 काव्यांश आपको दिए जाएंगे, उसमें से आप 1 चुनेंगे। उसमें से आपने 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न के साथ में 4 विकल्प रहेंगे। अब हम बात करते हैं अपठित गद्यांश की अ खंड में। पहला वाला जो हम देख रहे हैं, ये है, भारत में जन आंदोलन का लंबा इतिहास रहा है। पिछले 2-3 दशकों में शहरी एवं शिक्षित मध्यम वर्ग के लोगों के बीच इस मसले पर सचेत समझदारी विकसित हुई है। जैसा कि आप यहाँ पर पूरा पढ़ सकते हैं। इसके साथ हमारे पास 10 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के साथ में 4 विकल्प हैं। प्रत्येक विकल्प मैं आपके साथ पढ़ूंगी और सही वाले विकल्प का भी उत्तर मैं आपको बताऊंगी। पहला प्रश्न है इसका, जन आंदोलन के प्रति शहरी मध्यम वर्ग के नजरिए के बारे में लेखक का क्या अभिमत है। इसके 4 विकल्प हैं। पहला, यह वर्ग जन आंदोलन के प्रति उदासीन होता है। दूसरा, यह वर्ग जन आंदोलन का विरोध करता है। तीसरा, इस वर्ग में जन आंदोलन को लेकर जागरूकता बढ़ी है। और चौथा है, जन आंदोलन शहरी मध्यम वर्ग से असंबंधित होते हैं। इसका सही उत्तर है तीसरा वाला विकल्प, जो है इस वर्ग में जन आंदोलन को लेकर जागरूकता बढ़ी है। इस अपठित गद्यांश का दूसरा प्रश्न है, 70 के दशक में के सामाजिक आंदोलनों की क्या विशेषता है। इसके विकल्प हैं, पहला, अंतरराष्ट्रीय सामाजिक चेतना के लिए आंदोलन। दूसरा, दुनिया का इन आंदोलनों की ओर ध्यान आकर्षण। तीसरा, सामाजिक आंदोलनों में व्यापक आर्थिक भ्रष्टता। चौथा है, सामाजिक आंदोलनों का हिंसक रूप। इसका सही उत्तर है दूसरा वाला विकल्प, जो है दुनिया का इन आंदोलनों की ओर ध्यान आकर्षण। अपठित गद्यांश का तीसरा प्रश्न है, पर्यावरण संबंधी जन आंदोलन के जन्म के क्या कारण हैं। इसके विकल्प हैं, पारिस्थितिक संतुलन और विकास की प्राथमिकता में द्वंद्व, शिक्षित व कार्यकुशल युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसरों की कमी। तीसरा है, मृदा का अपरदन तथा कृषि के लिए भूमि का कम होना। अंतिम है, पर्वतीय क्षेत्रों में वनों की कटाई से भूस्खलन के कारण बढ़ती जान माल की हानि। इसका सही उत्तर है पहला वाला विकल्प, जो है पारिस्थितिक संतुलन और विकास की प्राथमिकता में द्वंद्व। अगला प्रश्न है, जंगल हमारा मायका है। जंगल हमारा मायका है से गौरी देवी का क्या आशय था। इसके 4 जो आंसर वाले विकल्प हैं, पहला है, गौरा देवी का पैतृक गांव जंगल में होने से उन्हें जंगल से अटूट प्यार था।
दूसरा, जंगल में मिलने वाले संसाधनों पर गौरा देवी का गांव निर्भर था। तीसरा, जंगल में देवी अरण्यानी का वास था और गौरा देवी उनकी भक्त थी। चौथा है, जंगल में हमें माँ की तरह जीवनावश्यक स्रोत जैसे ऑक्सीजन देते हैं। इसका सही उत्तर है, जंगल से मिलने वाले संसाधनों पर गौरा देवी का गांव निर्भर था। पांचवा प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस तरह का जन आंदोलन था? इसके विकल्प हैं, महिलाओं द्वारा रास्ता रोककर शहरों द्वारा गांव की लकड़ी न ले जाने के लिए आंदोलन। दूसरा है, पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय आंदोलन। तीसरा है, महिलाओं द्वारा रोजगार के लिए आंदोलन। चौथा, महिला अधिकारों के संरक्षण का आंदोलन। इसका सही विकल्प है दूसरा वाला, पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय आंदोलन। छठा प्रश्न है अपठित गद्यांश का, जंगल के वृक्षों को संसाधन समझकर उनकी अंधाधुंध कटाई किस तरह के दृष्टिकोण का प्रमाण है? इसके चार विकल्प हैं, जीवनोत्पादक दृष्टिकोण। दूसरा है औद्योगिक भौतिकवादी दृष्टिकोण। तीसरा है औद्योगिक विकास का भौतिक शास्त्रीय दृष्टिकोण। चौथा है पर्यावरण संसाधन संरक्षण जीवनोत्पादक दृष्टिकोण। इसका सही विकल्प है औद्योगिक भौतिकवादी दृष्टिकोण। सातवां प्रश्न है, चिपको आंदोलन के दौरान आंदोलनकारी महिलाओं ने जर्जर और ठूठ लकड़ियों के क्या लाभ बताए? इसके विकल्प हैं, नंबर 1, इनकी जंगल के भूमि कटाव को रोकने में अहम भूमिका है। इनके कारण जैविक पारिस्थितिक संतुलन कायम रहता है। तीसरा, ये पौधों की अगली पीढ़ी के लिए भूमि की उर्वरकता बढ़ाती हैं। और चौथा है, ये जंगल के छोटे जीवों को आवास प्रदान कर उन्हें सुरक्षा देती हैं। इसका सही विकल्प है, ये पौधों की अगली पीढ़ी के लिए भूमि की उर्वरकता बढ़ाती हैं। आठवां प्रश्न है, चिपको आंदोलन के दौरान स्थानीय ठेकेदारों का क्या उद्देश्य था? इसके चार विकल्प हैं, बाहरी ठेकेदारों को बाहर खदेड़ना था। दूसरा, वनों के संरक्षण को बढ़ावा देना था। तीसरा, ग्रामीण महिलाओं को कामकाज के दूसरे अवसर प्रदान करना था। और चौथा है, आंदोलन की अव्यवस्थित करना था। अब इसका सही उत्तर रहेगा बाहरी ठेकेदारों को बाहर खदेड़ना। नौवां प्रश्न है, गंभीर मुद्दों पर महिलाओं की भूमिका को यह गद्यांश किस प्रकार रेखांकित करता है? इसके चार विकल्प हैं, घर और बाहर दोनों में महिलाओं की स्थिति एक समान है। दूसरा, ग्रामीण महिलाएं यदि निश्चित कर लें तो जीत उनकी ही होती है। तीसरा, घर तथा खेती कार्य के कारण महिलाएं विकास कार्यों में भाग नहीं ले पाती। और चौथा विकल्प है, समझ शिक्षा के परे परिवेश और संस्कृति में भी निहित होती है। इसका सही विकल्प है चौथा वाला, जिसमें बताया गया है समझ शिक्षा के परे परिवेश और संस्कृति में भी निहित होती है। अपठित गद्यांश का अंतिम प्रश्न यानी कि 10वां प्रश्न है, लेखक का जीवनोत्पादक दृष्टिकोण से क्या आशय है? इसके विकल्प हैं, पहला, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धि और मांग में सामंजस्य। दूसरा विकल्प है, यह प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का रेखांकन। तीसरा है, आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर उसे खपाने के लिए बाजार बनाना। और अंतिम यानी कि चौथा इसका विकल्प है, यह दृष्टिकोण व्यावसायिक उन्नति की ओर उन्मुख है। ये पहले वाले अपठित गद्यांश के 10 प्रश्न 4-4 विकल्प के साथ में यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब दूसरा अपठित गद्यांश हम लोग पढ़ेंगे और उसके विकल्पों को समझेंगे और सही उत्तर पर आप लोगों ने टिक मार्क करना है। ध्यान रखिए, एक ही बारी में आपने 2 उत्तर को मार्क नहीं करना, दोनों ही एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे इस तरीके से। और अगर गूगल फॉर्म पे आपका पेपर हो रहा है तो उसमें आपका एक एक्सेप्ट नहीं होगा और एक एक्सेप्ट हो जाएगा, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए, बहुत सोच समझ करके ही उसको टिक मार्क करिएगा। अगला अपठित गद्यांश हम शुरू कर रहे हैं। विकास का सवाल आज विमर्श के केंद्र में है। आधुनिकता के प्रतिफल के रूप में प्रकट हुई विकास की अवधारणा के बारे में लोग का विश्वास था कि विकास की यह अद्भुत घटना आधुनिक मनुष्य को अभाव, समाज और प्रकृति की दास्ता एवं जीवन के विकृत करने वाली शक्तियों से मुक्ति दिला देगी। दूसरा अपठित गद्यांश ये है, बाकी आप लोग बोर्ड पर आराम से देखकर समझ सकते हैं, उसको ध्यान से पढ़िए।
मैं विकल्पों के और प्रश्नों की अब आगे बात करती हूँ सीधे, जिससे कि आपका समय भी अधिक बर्बाद ना हो। आपको लगता है कि आवश्यक है तो आप लोग स्वयं इसको देख करके पढ़ सकते हैं। दूसरे अपठित गद्यांश का पहला प्रश्न अब हम देखते हैं। अवतरण के अनुसार विकास किसका प्रतिफल है? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं: आनंदमयता, वित्तीय प्रचुरता, अर्वाचीनता और शैक्षिकता। इसका सही उत्तर है अर्वाचीनता। दूसरे अपठित गद्यांश का दूसरा प्रश्न है, विकास के फलस्वरूप क्या परिवर्तन हुआ? इसके 4 विकल्प हैं जो मनुष्य के अभावों का विस्तार, मनुष्य के अभावों का अंत, मनुष्य की दासता से मुक्ति और चौथा है सामाजिक समस्याओं का अंत। इसका सही उत्तर पहला वाला विकल्प है, जिसमें उन्होंने बताया है मनुष्य का अभावों का विस्तार। तीसरा प्रश्न है, विकास के वैकल्पिक उपायों के बारे में चिंतन क्यों आरंभ हुआ? इसके भी 4 विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1, कोविड महामारी फैलने के कारण, दूसरा पर्यावरण में आए बदलावों के कारण, तीसरा प्रत्याशित फल न मिलने के कारण, चौथा है विश्व राजनीति में बदलाव के कारण। तो इसका तीसरा उत्तर सही रहेगा, जो है प्रत्याशित फल न मिलने के कारण। चौथा प्रश्न है, अवतरण के अनुसार विकास की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? इसके 4 विकल्प हैं जो सामाजिक असमानता को समाप्त कर दे, जो विज्ञान की मदद से जीवन दीर्घायु कर सके, जो सार्थक तथा दूरगामी परिणामों पर केंद्रित हो, जिसमें लक्ष्य की प्राप्ति सर्वोपरि हो। इसका तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल ठीक है, जो सार्थक तथा दूरगामी परिणामों पर केंद्रित हो। प्रश्न 5, अवतरण के अनुसार केंद्रीकृत श्रम प्रणाली में क्या होता है? इसके ऑप्शंस हैं, उत्पादों की गुणवत्ता में वांछनीय सुधार, व्यक्तिगत सृजनात्मकता का ह्रास, तीसरा ऑप्शन है इसका प्रति व्यक्ति आर्थिक आय में घाटा, चौथा प्रति व्यक्ति रोजगार अवसरों में कमी। इसका तीसरा विकल्प बिल्कुल ठीक है, जो है व्यक्तिगत सृजनात्मकता का ह्रास। अगला प्रश्न छठा, कुमारप्पा के अनुसार व्यक्ति के दैनिक कार्यों के विषय में सत्य कथन कौन सा है? 4 ऑप्शंस। यह जीवन यापन हेतु आवश्यकता पूर्ति के लिए होते हैं, यह उसकी विचारधारा पर आधारित होते हैं, यह उसकी रुचि एवं क्षमता के अनुसार होते हैं, यह सामाजिक बंधनों के दायरे में बंधे होते हैं। इसका सही विकल्प दूसरा वाला है, यह उसकी विचारधारा पर आधारित होते हैं। प्रश्न 7, कुमारप्पा निम्नलिखित में से किस विचारधारा के समर्थक प्रतीत होते हैं? नंबर 1, तैयार वस्तुओं एवं उत्पादों का आयात, 2, नए उद्यमों से औद्योगिक आत्मनिर्भरता, तीसरा अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, चौथा उद्योगों को वैश्वीकरण एवं निजीकरण। इसका उत्तर दूसरा वाला बिल्कुल ठीक है, नए उद्योगों में औद्योगिक आत्मनिर्भरता। प्रश्न 8, केंद्रीय उत्पाद व्यवस्था के विषय में क्या असत्य है? कम समय में अधिक मात्रा में गुणवत्तापूर्ण माल का उत्पादन, आवश्यकता से अधिक उत्पादन, आवश्यकता के अनुसार उत्पादन, कम निवेश में अधिक निर्गत। इसका सही उत्तर है आवश्यकता के अनुसार उत्पादन। अपठित गद्यांश का 9वां प्रश्न होता है, अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता का क्या परिणाम होगा? इसका फर्स्ट ऑप्शन है, नए गत्यात्मक बाजारों पर अधिक कार हेतु पारस्परिक टकराव, दूसरा है उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर अच्छी वस्तुओं की उपलब्धि, विकासशील देशों में सस्ते श्रम आधारित उद्योगों का विकास, और अंतिम है विकासशील देशों में कर चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी। तो इसका पहला वाला विकल्प बिल्कुल ठीक है, जो है नए गत्यात्मक बाजारों पर अधिकार हेतु पारस्परिक टकराव। प्रश्न 10, इस अपठित गद्यांश का अंतिम प्रश्न यह है, कुमारप्पा के अनुसार शाश्वत विकास का लक्ष्य क्या है? विकल्प हैं, देशों के प्रति व्यक्ति आय के पूर्ण स्तर को बढ़ाना, जीवन स्तर के भौतिक मानकों में सुधार करना, मनुष्य की संभावित क्षमताओं का विकास, चौथा है सभी मनुष्यों में आर्थिक समानता पैदा करना। इसका सही विकल्प है मनुष्य की संभावित क्षमताओं का विकास। अपठित गद्यांश आपके 10 नंबर के ही रहेंगे। फिर मैं आपको बता रही हूँ कि दोनों अपठित गद्यांशों में से आपको एक का चयन करना है और एक के ही उत्तर आपको देने हैं। खंड में से दूसरा प्रश्न आपका होता है अपठित काव्यांश। इसमें भी आपके पास 2 विकल्प रहेंगे, आप उनमें से एक अपठित काव्यांश चुनेंगे। पहला अपठित काव्यांश में पढ़ती हूँ, शांति नहीं कब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो नहीं किसी को कम हो।
ऐसी शांति राज्य करती है तन पर नहीं हृदय पर, नर के ऊंचे विश्वासों पर, श्रद्धा भक्ति प्रणय पर। न्याय शांति का प्रथम न्यास है, जब तक न्याय न आता जैसे भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं बन पाता। कृत्रिम शांति शशंक आप अपने से ही डरती है, खड़ग छोड़ विश्वास किसी का कभी नहीं करती है, और जिन्हें इस शांति व्यवस्था में सुख भोग सुलभ है उनके लिए शांति ही जीवन सारा सिद्धि दुर्लभ है। इससे आपके संबंधित जो है 5 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न का 4-4 विकल्प हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका ये जो है 1 नंबर का रहेगा। ये 5 नंबर का कुल प्रश्न रहेगा और प्रत्येक विकल्प आपका 1-1 नंबर का रहेगा। पहला है आपका प्रश्न, सामाजिक जीवन में अशांति का क्या कारण है? इसके 4 ऑप्शंस हैं, आनंद का भाव, समता का भाव, वास्तविकता का भाव और प्रीति का अभाव। इसका जो है दूसरा उत्तर सही रहेगा, जो दूसरा विकल्प दिया है, समता का अभाव। दूसरा प्रश्न है, कृत्रिम शांति से क्या हानि संभव है? पहला है न्याय मिलना है शांति नहीं, दूसरा है विद्वेष विस्तार पाता है, तीसरा है वास्तविक संबंधों के स्थान पर कृत्रिम भावों का प्रसार, चौथा प्राकृतिक के बजाय कृत्रिम संसाधनों की बहुलता। इसका दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल ठीक है, जो है विद्वेष विस्तार पाता है। तीसरा प्रश्न है, काव्यांश का संदेश क्या हो सकता है? पहला इसका विकल्प, समता न न्याय का समाज में पोषण करना चाहिए, दूसरा कृत्रिम शांति और समान अवसर प्रदान करना चाहिए, तीसरा योग्यता के आधार पर ही जीवन संसाधनों का बंटवारा होना चाहिए, और चौथा विकल्प है कृत्रिम विज्ञान की सहायता से प्राकृतिक शांति स्थापित करनी चाहिए। इसका सही उत्तर है पहला वाला विकल्प, समता व न्याय का समाज में पोषण करना चाहिए। चौथा प्रश्न है, कवि किस प्रकार की शांति को महत्वपूर्ण मानता है? नंबर 1, न्याय और आर्थिक समानता पर आधारित, दूसरा कृत्रिम शांति और आर्थिक समानता पर आधारित, तीसरा कृत्रिम शांति से वैश्विक संघर्षों के समाधान पर आधारित, और चौथा है श्रद्धा भक्ति प्रणय व त्याग आधारित। इसका सही उत्तर रहेगा न्याय और आर्थिक समानता पर आधारित। 5वां प्रश्न है, देश समाज में शांति स्थापना का प्रथम न्यास न्याय को क्यों बताया गया है? इसके विकल्प हैं, केवल न्याय और व्यवस्था द्वारा ही समाज में शांति संभव है, दूसरा है समानता का व्यवहार न्याय के पश्चात होता है, तीसरा है कृत्रिम न्याय भी न्याय को सुदृढ़ करता है, चौथा विकल्प है न्यायालय अन्याय के खिलाफ याचिका का प्रथम सोपान है। इसका सही विकल्प दूसरा वाला है, जिसमें बताया है समानता का व्यवहार न्याय के पश्चात होता है। पहले वाले अपठित काव्यांश का पहला खंड खत्म हो चुका है। इसका दूसरा ऑप्शन है, उस काव्यांश को मैं पढ़ती हूँ। अब आप इसमें ध्यान रखिए, दोनों काव्यांश में से आपको एक ही काव्यांश करना है। अगला काव्यांश में पढ़ रही हूँ। प्रभु न तुमको कर दान दिए, प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है किसका वह दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, न रहो न निराश करो मन को, किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के, फिर दुर्लभ क्या उसके मन को, न रहो न निराश करो मन को। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, न रहो न निराश करो मन को। अब इस काव्यांश से संबंधित 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का रहेगा। प्रथम प्रश्न है, वांछित वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने में किसका दोष होता है? इसके 4 विकल्प दिए हैं, अकर्मण्य मनुष्यों का, समाज में व्याप्त असमानता का, निराश नर नारियों का, निराशजनक परिस्थितियों का। इसका सही उत्तर होगा अकर्मण्य मनुष्यों का। दूसरा प्रश्न है, विधिवाद का खेद कौन व्यक्त करता है? विधिवाद से अभिप्राय है विधान, जो विधि विधान होता है उसके लिए कहा गया है। इसका पहला ऑप्शन है भाग्यवादी लोग, विधिवक्ता लोग, परिश्रमी लोग
और भाग्यशाली लोग। इसका सही उत्तर रहेगा भाग्यवादी लोग। जो भाग्यवादी लोग होते हैं वो विधिवाद का खेद व्यक्त करते हैं। तीसरा प्रश्न रहेगा अब इसका, इस काव्यांश में क्या प्रेरणा मिलती है? जो काव्यांश आपने पूरा पढ़ा है इससे क्या प्रेरणा मिलती है? पहला ऑप्शन है नर है अतः निराश न हो। दूसरा है आशा के साथ जगदीश्वर पर भरोसा रखें। तीसरा है लक्ष्य है अतः पाने का प्रयास करें। चौथा नियति निश्चित है अतः प्रतीक्षा करें। इसका सही उत्तर रहेगा लक्ष्य है अतः पाने का प्रयास करें। प्रश्न 4, इस काव्यांश में कवि के कौन से विचारों का परिचय मिलता है? पहला, कवि अलभ्य धन अर्जित कर गौरव प्राप्ति के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। दूसरा, कवि बता रहे हैं भगवान जी के लिए सभी जन एक समान हैं। तीसरा है कवि कर्मण्यावस्थिर के रास्ते का मार्ग अपना कर कार्य करने को कह रहे हैं। चौथा है कवि कह रहे हैं निराशा त्याग कर नियति स्वीकार करनी चाहिए। इसका सही विकल्प रहेगा कवि कर्मण्यवादिका रास्ते का मार्ग अपना कर्म करने को कह रहे हैं। पांचवा प्रश्न, कवि आस्तिक हैं, इसका पता कौन सी पंक्तियों से पता चलता है? पहला विकल्प है समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। दूसरा, करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। तीसरा विकल्प है जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब है जिनके अपने घर के। चौथा है बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। इसका सही विकल्प है जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब है जिसके अपने घर के। तो इस वाले काव्यांश के 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का रहेगा और आपने सही विकल्प पर ही निशान लगाने हैं। खंड अ इन 15 नंबर के साथ में समाप्त होता है। अब खंड ब के बारे में हम अगर बात करते हैं तो आप ध्यान रखिए, इसमें अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के 5 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न के साथ में विकल्प पूछे जाएंगे। आपको 5 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, 6 दिए जाएंगे। 6 प्रश्न होंगे, उनमें से 5 ही करेंगे, 6 मत करिएगा। बेशक से आप पहले पढ़ लेना, उसके बाद करना आरंभ करिए। पहला प्रश्न जो सैंपल पेपर का है, दृश्यों का किस माध्यम में अधिक महत्व होता है? ये प्रश्न आपका संचार के माध्यम से है। ये प्रश्न का संबंध संचार के माध्यमों से लिया गया है। इसका पहला ऑप्शन है समाचार पत्र, दूसरा है रेडियो, तीसरा है टेलीविज़न और चौथा है इंटरनेट। इसका सही उत्तर है टेलीविज़न। टेलीविज़न ही जो है ऐसा माध्यम है जिसमें दृश्यों के बारे में अधिक चर्चा की जाती है। दूसरा प्रश्न है उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में बांटा जाता है? ये प्रश्न आपके समाचार लेखन से लिया गया है और इसका सही उत्तर रहेगा 3। बाकी विकल्प हैं 4, 5 और 2। सही उत्तर 3 है। तीसरा प्रश्न है सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार का माध्यम कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र और इंटरनेट। इसका सही उत्तर है इंटरनेट। चौथा प्रश्न है समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी पत्रकार को क्या कहते हैं? नियमित वेतनभोगी से अभिप्राय है जो किसी जगह पर परमानेंट तौर पे हैं और लगातार वहीं पर कार्य करके अपना वेतन प्राप्त कर रहे हैं। इसके ऑप्शंस हैं फ्रीलांसर, दूसरा है पूर्णकालिक, तीसरा है अंशकालिक और चौथा है अल्पकालिक। तो इसका सही उत्तर रहेगा पूर्णकालिक। पांचवा प्रश्न है इनमें समाचार पत्र की आवाज़ किसे माना गया है? नंबर 1 फीचर, दूसरा संवादक के नाम पत्र, तीसरा संपादकीय, चौथा है स्तंभ लेखन। इसका सही उत्तर है संपादकीय। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है ये, फीचर लेखन की शैली निम्नलिखित में से किस शैली के निकट है? पहला इसका ऑप्शन है काव्यात्मक, दूसरा कथ्यात्मक, तीसरा व्यक्त्यात्मक और चौथा है रूपात्मक। इसका सही उत्तर है कथात्मक। कथात्मक जो है फीचर लेखन की शैली के सबसे अधिक निकट होता है। अब देखिए आपका यहीं पर बस आपका खंड ब समाप्त होता है। खंड स है, इसमें आपका पठित जो आपके कोर्स की पाठ्य पुस्तकें हैं आरोह भाग 2 और वितान भाग 2, उनसे संबंधित प्रश्न किए जाएंगे। पहले हम ले रहे हैं आरोह भाग 2 का सैंपल पेपर से आंसर्स हैं ये। पहला प्रश्न आपका है काव्यांश से संबंधित। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर कर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है,
भीतर वह ऊपर तुम। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता। ये काव्यांश आपके पाठ जो है सहर्ष स्वीकारा कविता से है और इसके लेखक हैं, इसके कवि हैं गजानन मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध। इसमें देखिए, इस प्रश्न में कोई चॉइस नहीं दी गई है आप लोगों को, इस काव्यांश को ही आपने करना है। आपकी पाठ्य पुस्तक से जो काव्यांश से संबंधित प्रश्न है उसमें कोई चॉइस नहीं है, जबकि अपठित काव्यांश में चॉइस 2 थी, उनमें से एक करना था। इसमें कोई चॉइस नहीं है, इसको सीधे सीधे पूछा गया है। 5 प्रश्न हैं, विकल्पों के साथ हैं, प्रत्येक प्रश्न के साथ में 4 विकल्प हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का है। जैसे कि मैंने आरंभ में बता दिया है कि 55 प्रश्नों में से आपने 40 अटेम्प्ट करने हैं और सावधानी पूर्वक आपने प्रश्न पत्र को समझना है, देखना है और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का है। पहला प्रश्न है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, कितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करो। इसके ऑप्शंस हैं, कवि के मन में अप्लावनकारी प्यार है। दूसरा, कवि रिश्ते की नींव की सच्चाई कर रहे हैं। तीसरा, कवि संदेश दे रहे हैं, रिश्ते नातों की देखभाल करनी पड़ती है। और चौथा है, रिश्ते नातों की परिभाषा बहुत कठिनतर है। इसका सही उत्तर है, कवि के मन में आप्लावनकारी प्यार है। उनकी प्रियतमा के साथ में उनको इतना प्रेम है कि उससे उसका मन अलग होता ही नहीं है। उसके अतिरिक्त जीवन में वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं, सोच ही नहीं पा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, कवि अपरिभाषित सत्ता से कैसे प्रभावित है। इसके ऑप्शंस हैं, आंतरिक रूप से, बाहरी रूप से, आंतरिक तथा बाहरी रूप से। चौथा ऑप्शन है, दिल दिमाग दोनों की गहराइयों से। इसका सही उत्तर है आंतरिक तथा बाहरी रूप से, क्योंकि इन्होंने कहा भी है, मुस्कुराता चांद जो धरती पर उतर आया है मुझ पर। इसके अलावा इसमें जो पंक्ति उन्होंने दी है, भीतर वह ऊपर तुम, इस पंक्ति से एकदम स्पष्ट हो रहा है कि आंतरिक तथा बाहरी रूप से दोनों ही सत्ता से वे प्रभावित हैं। अगला प्रश्न, कभी अपरिभाषित सत्ता जिससे वे प्रभावित हैं उसे भूलना क्यों नहीं चाहते। इसके विकल्प हैं, कभी कल्पना से निकल यथार्थ में आना चाहते हैं, कभी अभूत प्रेयसी से प्रेम करने की भूल का दंड चाहते हैं, कभी प्यार की नश्वरता से परिचित हो गए हैं इसलिए उसे भूलना चाहते हैं, और अंतिम ऑप्शन है, कभी बाद में विरहाग्नि से बचने के लिए उसे अभी भूलना चाहते हैं। इसका सही उत्तर है, कभी कल्पना से निकल यथार्थ में आना चाहते हैं। अगला प्रश्न, अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिणी ध्रुव विशेषण का प्रयोग किया गया है। इसके प्रयोग से पंक्ति में क्या बढ़ जाता है। पहला ऑप्शन है, विशेषण का संबंध स्थापित होगा। दूसरा, अंधेरे का घनत्व बढ़ जाएगा। तीसरा, अंधकार में रहना संभव हो जाएगा। और चौथा, कवि को दंड मिल जाएगा। सही उत्तर है, अंधेरे का घनत्व बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न आपका पठित गद्यांश से संबंधित होगा। इसमें 5 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का रहेगा। ये आपका पठित गद्यांश है, लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। ध्यान रखिए, मैंने शब्द जो है ये धर्मवीर भारती जो लेखक हैं इस पाठ के, वो अपने लिए बोल रहे हैं। एक ही गद्यांश आएगा, इसमें कोई विकल्प नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, बस एक ही गद्यांश है। इसी से संबंधित प्रश्न उत्तर आप लोग करेंगे। प्रश्न पढ़ना शुरू करती हूँ मैं। पहला प्रश्न है, लेखक ने मेढक मंडली पर पानी फेंकने से इनकार क्यों कर दिया होगा। इसके ऑप्शंस हैं, पानी बर्बाद नहीं करने के कारण। दूसरा, मेढक मंडली को गंदे लोगों की श्रेणी में रखने के कारण। तीसरा, पानी फेंकने को बर्बादी मानने के कारण। और चौथा, लोक मान्यताओं में विश्वास नहीं होने के कारण। और चौथा ही ऑप्शन इसका सही है, जो है लोक मान्यताओं में विश्वास नहीं होने के कारण। इस गद्यांश से संबंधित दूसरा प्रश्न है, अपने डगमगाते पैरों पर भी जीजी बाल्टी भरकर पानी क्यों फेंक रही थीं। इसके विकल्प हैं, क्योंकि लेखक पानी फेंकने से इनकार कर दिया था, पानी फेंकने की आवश्यकता मानने के कारण। तीसरा, लोक मान्यता में विश्वास रखने के कारण।
और चौथा अंधविश्वास में विश्वास के कारण। इसका सही विकल्प है लोक मान्यता में विश्वास रखने के कारण। तीसरा प्रश्न है, लेखक जीजी से नाराज क्यों हो रहा था? ऑप्शंस, जीजी द्वारा पानी फेंकने के कारण, लेखक की बात नहीं मानने के कारण, लेखक और जीजी में वैचारिक अंतर होने के कारण, जीजी के अंधविश्वास होने के कारण। इसका अंतिम विकल्प बिल्कुल ठीक है, जीजी के अंधविश्वासी होने के कारण। प्रश्न 4, जीजी अधिक देर तक लेखक से नाराज क्यों नहीं रह सकी? इसके 4 विकल्प हैं। लेखक की बात समझ जाने से, लेखक को समझाना चाहती थी, लेखक से प्रेम करने के कारण, लेखक की नासमझी के कारण। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर है, क्योंकि लेखक से जीजी बहुत प्रेम करती थी, इसलिए वह उनसे अधिक देर तक गुस्सा नहीं रह पाती थी। 5वां प्रश्न है, पानी का अर्घ चढ़ाने से क्या समझते हैं? नंबर 1, पानी का दान देना। दूसरा, पानी इंद्र भगवान को समर्पित करना। तीसरा, पानी का प्रसाद चढ़ाना। और चौथा, पानी का महत्व बताना। इसका पहला वाला विकल्प बिल्कुल ठीक है, पानी का दान चढ़ाना। कई बार कहा जाता है कि सूरज भगवान की पूजा करनी है, सुबह उठ करके लोग सूर्य को अर्घ चढ़ाना शब्द कहते हैं, जल समर्पित करना, तो ये दान प्रकार का माना जाता है। आरोह पुस्तक से संबंधित जो अंतिम प्रश्न है, वो प्रश्न आपका गद्य खंड से भी लिया गया है और काव्य खंड से भी इसमें से प्रश्न लिए गए हैं। टोटल आपके रहेंगे इसमें भी 5 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के साथ में 4 विकल्प और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। पहला प्रश्न है, बाजार को शैतान का जाल क्यों कहा गया है? इसके ऑप्शंस हैं, सब कुछ खरीदने के लालच के कारण, मनुष्य की सोच पर कब्जा कर लेने के कारण, बाजार के गिरफ्त में आने के कारण, और चौथा ऑप्शन है इसका अतृप्त रहने के कारण। इसका ऑप्शन दूसरा वाला ठीक रहेगा, मनुष्य की सोच पर कब्जा कर लेने के कारण। दूसरा प्रश्न है, किन परिस्थितियों में हमारा मन शिथिल हो जाता है? एक गीत कविता के आधार पर लिखिए। नंबर 1, उत्साह के अभाव में, प्रेरणा के अभाव में, लक्ष्य के अभाव में, शक्ति के अभाव में। इसका सही उत्तर है प्रेरणा के अभाव में। ये आपका हरिवंश राय बच्चन की कविता से प्रश्न लिया गया है। अगला प्रश्न, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के माध्यम से कवि ने दृश्य संचार माध्यम के किस स्वरूप को सामने रखा है? इसके ऑप्शंस हैं, संवेदनशील, मानवीय, असंवेदनशील, अमानवीय। इसका सही उत्तर है असंवेदनशील, क्योंकि किस प्रकार से वो लोग अपाहिज का इंटरव्यू ले रहे हैं दूरदर्शन पर, इसलिए इसको असंवेदनशील इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, कविता की उड़ान चिड़िया को क्यों नहीं जान सकती? कविता की उड़ान चिड़िया क्यों नहीं जान सकती का 4 विकल्प हैं। सीमित संभावनाओं के कारण, सीमित शक्ति के कारण, कल्पना शक्ति के अभाव के कारण और अपनी सीमित सीमाओं के कारण। इसका सही उत्तर चौथा वाला विकल्प रहेगा, अपनी सीमित सीमाओं के कारण। 5वां प्रश्न है, भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायतों की क्या तस्वीर उभरती है? 1, पंचायतें गूंगी, लाचार और अयोग्य हैं। दूसरा, वे सही न्याय नहीं कर पाती। तीसरा, वे दूध का दूध और पानी का पानी करती हैं। और चौथा विकल्प है, वे अपने स्वार्थों को पूरा करती हैं। इसका सही उत्तर है पंचायतें गूंगी, लाचार और अयोग्य हैं। 6ठा प्रश्न, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के आधार पर कार्यक्रम बनाने वाले उसकी सफलता का आधार किससे मानते हैं? ऑप्शंस हैं, दर्शकों के सामने अधिक से अधिक सही तथ्यों का उचित विश्लेषण करने से, अधिक से अधिक दर्शकों को अपना कार्यक्रम दिखाकर उसकी टीआरपी बढ़ाने से, दर्शकों की भावनाओं को किसी भी हाल में उत्तेजित करने से, और चौथा विकल्प है ऐसे तथ्यों को उजागर करने से जो जनता से छिपाए गए हैं या जिनसे वो अनजान हैं। इसका सही उत्तर रहेगा दर्शकों की भावनाओं को किसी भी हाल में उत्तेजित करने से। आप लोग इस प्रश्न में ध्यान रखिए, 6 आप लोगों को प्रश्न दिए हैं, 5 करने थे, 5 में से आपको प्रत्येक का 1 अंक रहेगा। 6 प्रश्न अटेम्प्ट नहीं करने हैं, सिर्फ 5 करने हैं। अगला प्रश्न जो है आपका वो वितान भाग 2 से लिया गया है। इसमें आपके 2 पार्ट हैं, जूझ पार्ट है और दूसरा है सिल्वर वेडिंग। तो प्रश्न शुरू करते हैं हम। कहानी सिल्वर वेडिंग में किशनदा का मृत्यु के संदर्भ में जो हुआ होगा से कहानीकार का क्या तात्पर्य है? इसके 4 ऑप्शंस हैं। लेखक मृत्यु से बहुत दुखी है, लेखक को मृत्यु का कारण पता है,
लेखक मृत्यु के कारण से अपरिचित है, लेखक से मृत्यु से कोई अंतर नहीं पड़ता। इसका सही ऑप्शन है लेखक मृत्यु के कारण से अपरिचित है। दूसरा प्रश्न, किशन दा के रिटायर होने पर यशोधर बाबू उनकी सहायता नहीं कर पाए थे, क्योंकि प्रश्न किया है आपसे। इसके ऑप्शंस 4 हैं। यशोधर बाबू की पत्नी किशन दा से नाराज थी, यशोधर बाबू के घर में किशन दा के साथ के लिए स्थान का अभाव था। तीसरा है यशोधर बाबू अपने परिवार को नाराज नहीं करना चाहते थे। और चौथा ऑप्शन है यशोधर बाबू के प्रस्ताव को किशन दा ने अस्वीकार कर दिया था। इसका सही ऑप्शन है यशोधर बाबू अपने परिवार को नाराज नहीं करना चाहते थे। उनके घर में स्थान का भी अभाव था, परिवार भी उनका बड़ा था, तो परिवार को वो नाराज करना नहीं चाहते थे किसी और व्यक्ति को अपने घर में रखकर। अगला प्रश्न है, जूझ पाठ के कहानी के अनुसार कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? इसके ऑप्शंस हैं, अकेलेपन डरावना है, अकेलापन उपयोगी है, अकेलापन आवश्यक है और अंतिम है अकेलापन सामान्य प्रक्रिया है। सही उत्तर इसका रहेगा अकेलापन उपयोगी है। अकेलापन उपयोगी इसलिए है क्योंकि अगर हम जब अकेले होते हैं तो हम मनन चिंतन करते हैं और हमारे अंदर क्रिएटिविटी की एक कला जो होती है अधिक उभर के हमारे सामने आती है। चौथा प्रश्न, जूझ पाठ के अनुसार पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था, क्योंकि लेखक खेतीबाड़ी नहीं करना चाहता था। दूसरा, दत्ताजी राव जानते थे कि खेतीबाड़ी में लाभ नहीं है। तीसरा, लेखक का पढ़ लिख कर सफल होना बहुत आवश्यक था। चौथा, लेखक का पिता नहीं चाहता था कि वह आगे की पढ़ाई करे। इसका सही उत्तर है दत्ताजी राव जानते थे कि खेतीबाड़ी में लाभ नहीं है। अगला प्रश्न 5वां, कहानी सिल्वर वेडिंग के अनुसार यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती हैं, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं। यशोधर बाबू की असफलता का क्या कारण हो सकता है? इसके ऑप्शंस हैं, किशन दा उन्हें भड़काते थे। नंबर 2, पत्नी बच्चों से अधिक प्रेम करती थी। तीसरा इसका ऑप्शन है पीढ़ी के अंतराल के कारण। और चौथा है वे परिवर्तन को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते थे। अंतिम उत्तर ही ठीक है क्योंकि यशोधर बाबू परिवर्तन को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते थे। अंतिम प्रश्न, वैसे ये छठा प्रश्न है, इनमें भी आपको 5 ही करने हैं, छठा कोई भी एक प्रश्न आप एक छोड़ देंगे। अंतिम प्रश्न है ये, जूझ कहानी से लेखक की किस प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ है? इसके ऑप्शंस हैं, ज्ञानपूर्णता, हठधर्मिता, कुटिलता, संघर्षमयता। इसका सही ऑप्शन रहेगा संघर्षमयता। अब ये था आपका सैंपल पेपर फर्स्ट टर्म का, ये 2021-22 का हिंदी विषय जिसका कोड है 302। इसका हमने सोल्यूशन आपको दिया, सारा पेपर सॉल्व किया। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, आराम से इस ऑडियो वीडियो को ध्यान से सुनिए और समझिए। कोई भी समस्या है तो आप लोग बार बार इसको सुन सकते हैं। आने वाले परीक्षाओं के लिए मुझे आशा है ये बहुत सहयोगी रहेगी, उपयोगी रहेगी और आप लोग अच्छे अंक लेकर के प्राप्त कर सकेंगे अच्छी पोजीशन अपनी क्लास में। धन्यवाद।